सब खत्म हो चुका था। मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था और मौत मेरे सामने खड़ी थी। दुश्मन चिल्लाकर मुझसे कह रहा था कि शिनशुन, वो गलत लोकेशन हमारे हवाले कर दो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। उस पल मुझे अपने मम्मी पापा की याद आई। मुझे दुख था कि मैं उनका बदला नहीं ले पाया और उन्हें फेल कर दिया। मैंने मन ही मन उनसे कहा कि अगले जन्म में मैं फिर से उन्हीं का बच्चा बनकर आऊंगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पर ये क्या? जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैं दंग रह गया। मैं जिंदा था। मैं कोकेल यानी उस वक्त से ठीक एक हफ्ते पहले पहुंच चुका था जब दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा लौटने वाली थी। मेरे शरीर में वो ताकत फिर से महसूस होने लगी थी। बाहर का नजारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। लोग बातें कर रहे थे कि देखो कैसे ये बूढ़ा आदमी 800 किलो का पत्थर उठा रहा है। किसी ने कल एक बछड़े से भी बड़ी बिल्ली देखी थी। दुनिया तेजी से बदल रही थी। तभी मुझे किसी ने टोकते हुए कहा कि शिनशुन, क्या हुआ? अपना होमवर्क जल्दी खत्म करो, वरना बाद में जब टीचर इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मुझे समझ आ गया था कि ये लोग अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। मैंने साफ कह दिया कि ठीक एक हफ्ते में जब स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह लौट आएगी तब मैं ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही कैंसिल करवा दूंगी। मैंने अपनी शक्तियों को महसूस किया। उधर न्यूज में खबर चल रही थी कि भारी बारिश की वजह से ट्रेडू पहाड़ पर एक बड़ी तबाही आई है और वहाँ का रास्ता बंद कर दिया गया है। लोगों को वहाँ न जाने की चेतावनी दी जा रही थी। मुझे अच्छे से याद था कि जियांग चेंग में स्पिरिचुअल एनर्जी के लौटने का ये पहला नजारा था। अफसोस की लैंडस्लाइड की वजह से वो जगह 7 दिनों तक सील रही और पहाड़ पर मौजूद सभी लोग वहीं दफन हो गए। लेकिन वहाँ एक मॉन्स्टर भी था जो सबसे अलग था। उसके अंदर एक क्रिस्टल कोर था और मुझे पता था कि अगर वो मुझे मिल गया तो मेरी कल्टीवेशन यानी मेरी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बड़े रिवॉर्ड के लिए बड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। मैंने ठान लिया था कि इस जन्म में मैं अपने मम्मी पापा की हर हाल में रक्षा करूंगा। मैं पहाड़ पर पहुंच गया। जैसा मुझे शक था, पेड़ पौधे स्पिरिचुअल एनर्जी सोखकर बदल रहे थे। जो जानवर उन्हें खा रहे थे वो भी धीरे धीरे मॉन्स्टर बनते जा रहे थे। वहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा थी। मैंने तय किया कि पहले पानी ढूंढता हूँ और अपना कैंप लगाता हूँ। मुझे अगले 7 दिनों के अंदर अपना फाउंडेशन मजबूत करना था। मैंने देखा कि वहाँ की मछलियाँ भी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से काफी ताकतवर हो गई थी। वो लगभग एक स्पिरिट पीस जैसी थी। अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए मुझे इन्हीं की जरूरत थी। जियांग चेंग की उस पहली जगह पर बहुत ही शुद्ध एनर्जी फैली हुई थी। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख रही थी। मुझे हैरानी हुई कि उसने इतनी जल्दी ये स्टेज हासिल कर ली। उस लड़की के साथ एक और साथी था। वो मेरे पास आए और कहने लगे कि क्या तुम हमें थोड़ा खाना दे सकते हो? बदले में तुम जो मांगोगे हम वो देने को तैयार हैं। मैंने देखा कि उस लड़की के हाथ में वो वुडन फ्लाइंग रिंग थी। ये रिंग बहुत ही खतरनाक मानी जाती है और स्पिरिचुअल एनर्जी लौटने के बाद इसका बहुत नाम हुआ था। लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे याद था कि वो रिंग किसी और के पास होनी चाहिए थी। इतने में साथ खड़ी दूसरी लड़की चिढ़कर बोली कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम सुन भी रहे हो? तभी उस पहली लड़की ने उसे चुप कराया और मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि कल की भारी बारिश में हम अपने साथियों से अलग हो गए थे और हमारा सारा सामान पीछे कैंप में ही छूट गया है। उसने बड़ी उम्मीद से मुझसे खाना मांगा। मैंने शांति से कहा कि इस जंगल में जो उगता है वही हमें खिलाता भी है। मैंने उन्हें मछली ऑफर की और कहा कि जो चाहिए ले लो। वो मेरी बातें सुनकर हैरान थी कि मैं कितना अजीब आदमी हूँ। उनमें से एक लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी वही खाऊंगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वो बेफिक्र होकर खाए। मैं मिनटों में और बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ। वो लोग जियांग चेंग के बड़े खानदानों लिन और जेली परिवार के वारिस थे। उन्होंने फिर से दोहराया कि अगर मैं उनकी मदद करूँ तो वो मुझे बहुत सारा पैसा और इनाम देंगे। पर मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने सीधे उस लड़की की कलाई पर बंधी ब्रेसलेट की तरफ इशारा किया और कहा कि मुझे ये चाहिए। और हाँ, मुझे एक और चीज की जरूरत थी। वहाँ शांति छा गई। मेरी नजर उनकी डेमास्कस खंजर पर थी। वो वाकई कमाल का था। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये खंजर बस थोड़ी देर के लिए उधार चाहिए। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, मेरी नजरें बिल्कुल साफ थीं। मुझे समझ आ गया कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। मैंने उनसे तुरंत वहाँ से चलने को कहा क्योंकि अब खतरा बढ़ गया था। ये उस मॉन्स्टर का इलाका था और वो कभी भी हमला कर सकता था। लड़ाई बहुत लंबी खिंच रही थी और मुझे समझ आ गया था कि अब बस एक आखिरी और तगड़ा वार करना होगा। मैंने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। ये मेरा आखिरी दाव था। मैंने अपना वो खास पैंतरा चलाया, यिंगडोंग येटिंग।
चारों तरफ बिजली कड़कने लगी, एक गहरी बैंगनी रोशनी छाई और मैंने उस मॉन्स्टर को वहीं ढेर कर दिया। ली एयर की जान बच गई थी। वो बुरी तरह डरी हुई थी पर मेरी शुक्रगुजार थी। वो कह रही थी कि घर जाकर वो अपने पिता को सब बताएगी और अब से ली और लिन खानदान एक साथ मिलकर खड़े होंगे। लेकिन मैं अपनी पहचान और ताकत इतनी आसानी से जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने बड़ी बेरुखी से कह दिया कि इसे यहीं छोड़ दो, तुम्हें किसी और ने बचाया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनकर वो हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहने लगी कि ये नामुमकिन है, भला आपके अलावा मुझे यहाँ कौन बचा सकता था। उसने उन विशाल मछलियों को देखा था और उसे पता था कि ये कमाल सिर्फ मेरा ही हो सकता है, पर मैं चुप रहा। खैर, हमारी डील के मुताबिक वो ब्रेसलेट अब मेरा था। मैंने उसे अपने पास रख लिया। मैंने उस दमिश्क खंजर को भी गौर से देखा। इसमें अभी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, इसलिए ये एक्टिवेट नहीं हो रहा था। पर मुझे पता था कि अगर मैं इसे अपने साथ रखूंगा और इसके साथ ट्रेनिंग करूंगा तो ये बहुत जल्द अपनी असली ताकत में आ जाएगा। तभी ही एयर मुझसे बड़ी अजीब बात बोली। उसे मेरी स्किल्स बहुत पसंद आई थी। वो कहने लगी कि मिस्टर चेन, क्या आप मेरे पर्सनल शेफ बनेंगे? मैं आपको महीने के 2 लाख रुपए दूंगी। मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी कीमत पैसों में नहीं आकी जा सकती। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उनके परिवार को स्पिरिचुअल रिसर्जेंस यानी ताकतों के वापस लौटने की खबर तो कुछ दिन पहले मिली थी, पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो खुद यहाँ जांच करने आए थे और अब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन हो गया था कि ये खतरनाक जीव वाकई हकीकत है। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई। ली एयर के परिवार का हेलीकॉप्टर उसे लेने आ पहुंचा था। उसे जाना था, लेकिन लिनोंग ने मेरे साथ रुकने का फैसला किया। उसे लग रहा था कि मेरे साथ रहकर वो इस रहस्य की तह तक पहुंच पाएगी। ली एयर ने जाते जाते कहा कि जैसे ही ये रास्ता साफ होगा वो सबसे पहले मुझे लेने आएगी। उसके जाने के बाद माहौल और भी भारी हो गया। तभी अचानक आसमान का रंग बदला। एक काला बाज जमीन पर गिर पड़ा और एक विशाल हरा सांप ड्रैगन का रूप लेने लगा। मुझे समझ आ गया कि स्पिरिचुअल एनर्जी की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आखिरकार फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच सकता था। मैंने लिनोंग से कहा कि जल्दी मेरे पीछे आओ। वहाँ कुछ और लोग भी थे जो इस जादुई नजारे की तस्वीरें खींच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये फोटो उन्हें अमीर बना देंगी, पर वो नहीं जानते थे कि वो मौत के कितने करीब हैं। तभी ली खानदान के कुछ गार्ड्स वहाँ पहुँचे। वो ली एयर को सही सलामत देखकर खुश थे। उन्होंने बताया कि मास्टर ली घायल होकर पहले ही घर जा चुके हैं। गार्ड्स उस विशाल सांप को देखकर बुरी तरह घबराए हुए थे। उन्हें लगा कि ये सांप एक भयानक मॉन्स्टर बन जाएगा और इंसानों को तबाह कर देगा। वो लोग चाहते थे कि इससे पहले कि वो सांप अपनी पूरी शक्ति हासिल करे, वो उस पर हमला करके उसे खत्म कर दे। मुझे उनकी बात सुनकर अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। ड्रैगन अपनी दुश्मनी कभी नहीं भूलते। मैंने सोचा, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? ड्रैगन का मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये लोग शायद जरूरत से ज्यादा कहानियां पढ़ चुके थे और अपनी मौत को खुद दावत दे रहे थे। हद है यार। सामने मौत खड़ी थी और ये लोग अपनी ही अकड़ में चूर थे। ये खानदान का वो गार्ड चेंग मेरी बातों पर हंस रहा था। वो कहने लगा कि हमने जानवर को मॉन्स्टर बनते देखा है, ये बात तो समझ आती है, पर इस सांप को तुम पौराणिक ड्रैगन बता रहे हो और ये भी कह रहे हो कि ये आसमान में उड़कर ड्रैगन बन जाएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया। मुझे समझ आ गया कि जो लोग खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहते हैं उन्हें कोई नसीहत नहीं बचा सकती। मैंने साफ कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जो जी में आए वो करो। सच बताओ तो अब भागने का भी कोई फायदा नहीं था। ड्रैगन ने मुझ पर अपना निशाना साध लिया था। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी भी तरह अपने फाउंडेशन स्टेज को पार करना। मुझे याद आया कि पिछली जिंदगी में सांली कबीले के लोग भी ऐसे ही मारे गए थे, क्योंकि उन्होंने गोल्डन ड्रैगन के बदलाव में बाधा डाली थी, जिससे वो ड्रैगन एक शैतानी मॉन्स्टर में बदल गया था। उस वक्त मेरी मौत भी वहीं हुई थी, पर इस बार मेरे पास ली एयर की वो फ्लाइंग रिंग थी। शायद इसी के सहारे में बच पाऊं। उधर गार्ड्स अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उन्हें लगा कि उन्होंने उस सांप को मार गिराया है। जब आसमान से बिजली उस सांप पर गिरी तो वो खुशी से चिल्लाने लगे कि देखो, कुदरत ने हमारा काम आसान कर दिया। ये सांप इसी लायक था। उन्हें लगा कि रास्ता साफ हो गया है और अब वो चैन से घर जा सकते हैं। मैं चिल्लाया कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। वो सांप अब एक शैतानी रूप ले रहा है और उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके अंदर डेमन कोर बन चुका है। अभी भागो वरना कोई नहीं बचेगा।
मेरी बात सुनकर वो 60 साल का बूढ़ा गार्ड बोला कि ए लड़के, बकवास बंद कर, मैंने दुनिया देखी है, कोई मेरी जान नहीं ले सकता। वजाचेन नाम का वो गार्ड तो मुझ पर शक करने लगा। उसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ताकि वो लोग डरकर भाग जाएं और मैं उस कीमती चीज को अकेले हथिया लूं। उसने मुझे बुज़दिल और लालची तक कह दिया। तभी अचानक वो हुआ जिसका मुझे डर था। उस शैतानी ड्रैगन ने हमला कर दिया और लोगों को जिंदा निकलना शुरू कर दिया। अब सबकी चीखें निकल रही थीं। वजाचेन की सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। उसने कांपते हुए कहा कि क्या सच में ड्रैगन होते हैं? मेरे देखते देखते वहाँ लाशें बिछने लगी। लिनोंग मेरे पास ही खड़ी थी। मुझे पता था कि ये बुलाई बॉडी का कमाल है, पर अफसोस कि इसकी ताकत जागने में बहुत देर हो गई। मैंने देखा कि अंकल चौ बुरी तरह घायल हो गए थे। मैंने आगे बढ़कर उन्हें बचाया। मैंने गार्ड्स से कहा कि रेस्क्यू टीम को फोन करो, अंकल चौ की जान बच सकती है, पर शायद उन्हें अपना एक हाथ खोना पड़ेगा। मैंने उस ड्रैगन की तरफ देखा और चिल्लाया कि बस बहुत हुआ, तुम हमें पूरी तरह तबाह क्यों करना चाहते हो? मैंने अपनी फ्लाइंग रिंग को एक्टिवेट किया। लोग इसे सिर्फ एक जादुई ब्रेसलेट समझते थे, पर असल में ये खून के सौदे यानी ब्लड पैक्ट से खुलता था। मैंने अपनी पूरी ताकत उस दिव्य तलवार और रिंग में झोंक दी। मैंने मन ही मन वो मंत्र पढ़ा, हेम तियान बूबा हेम दीबू हुआ। मैंने अपनी तलवार से उस शैतानी ड्रैगन पर आखिरी बार किया। पिछली जिंदगी में एक मास्टर ने इस रिंग को बिना बॉन्ड किए इस्तेमाल किया था और सब मारे गए थे, पर इस जंग में मैंने इसे वक्त से पहले ही अपने खून से जोड़ लिया था। पिछली जिंदगी की वो तबाही आज यहीं खत्म होने वाली थी। जैसे ही वो ड्रैगन ढेर हुआ, वहाँ चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का सैलाब उमड़ पड़ा। इतनी शुद्ध और घनी एनर्जी मैंने आज तक नहीं देखी थी। आखिरकार मेरा फाउंडेशन स्टेज अब पूरा होने वाला था। ये जो ऊर्जा यहाँ ड्रैगन के मरने के बाद फैली हुई थी, ये कम से कम 3 दिन तक ऐसे ही रहने वाली थी। और सच बताऊं तो ये मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। अगर इन 3 दिनों में मैं इस ताकत को सही से इस्तेमाल कर लूं, तो मैं अपना गोल्डन कोर बना सकता था। और एक बार अगर गोल्डन कोर बन गया, तो मैं दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की गिनती में शामिल हो जाता। उधर ली एयर अपने पिता को पहाड़ का पूरा हाल बता रही थी। अंकल जो का कटा हुआ हाथ इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। ली एयर अपने पिता को समझा रही थी कि स्पिरिचुअल एनर्जी वाकई लौट आई है और अब हमें बिना वक्त गवाए अपने सबसे काबिल लोगों को उस पहाड़ पर भेजना होगा। अगर हमने जरा भी देरी की तो हमारा लिन खानदान बाकी 4 बड़े खानदानों की रेस में बहुत पीछे रह जाएगा। उसने अपने पिता को उस रहस्यमयी कल्टिवेटर यानी मेरे बारे में भी बताया और कहा कि अगर हमने उसे अपने साथ नहीं मिलाया तो आगे बहुत मुश्किल होगी। उसकी बात मानकर परिवार ने तुरंत अपने लोग पहाड़ पर भेज दिए और नतीजे चौंकाने वाले थे। जो एक्सपर्ट्स पहाड़ पर भेजे गए थे, उनमें से कम 30% लोगों के शरीर में जादुई बदलाव दिखने लगे थे। कोई सुपर ह्यूमन की रफ्तार से भाग रहा था, तो कोई पुराने ग्रंथों की मदद से छोटे मोटे जादू करने लगा था। लिन परिवार के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब वो बाकी खानदानों से मीलों आगे निकल सकते थे, पर एक समस्या थी। वो लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, पर मैं कहीं नहीं था। पहाड़ पर जहाँ मैं पहले था, अब वहाँ सिर्फ एक शांत तालाब बचा था। लिन परिवार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सारे रिसोर्स झोंक दिए ताकि किसी भी कीमत पर मुझे ढूंढ सके। तभी न्यूज में एक बड़ी खबर आई। साइंटिस्ट्स ने दावा किया कि धरती पर एक नया पदार्थ मिला है जिससे इंसानों की उम्र अब 120 साल से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बुरी खबर भी आई। संजियांग शहर में एक जबरदस्त भूकंप आया था। रेस्क्यू टीमें लोगों को निकालने में जुट गई थीं और जियोलॉजिस्ट चेतावनी दे रहे थे कि अगले 24 घंटों में यहाँ और भी भयानक झटके आ सकते हैं। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक भूकंप था, पर मुझे पता था कि असल में क्या हो रहा है। ये संजियांग शहर का भूकंप एक संकेत था कि इंसानों को अपनी पहली पुरानी विरासत मिलने वाली है, ताइवान इमोर्टल मैंशन। लेकिन ये जितना बड़ा मौका था, उतना ही बड़ा खतरा भी। पूरे शहर को 5 बड़े झटकों का सामना करना था और वहाँ मलबे के नीचे हजारों लोग दबने वाले थे। वहाँ 3 ऐसी परीक्षाएं होने वाली थीं जिनसे पार पाना लगभग नामुमकिन था। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मम्मी का मैसेज आया। उन्होंने बताया कि वो और पापा संजियांग शहर में लोगों की मदद करने के लिए रिलीफ ड्यूटी पर गए हैं। ये पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि वो वहाँ क्यों गए, उस मौत के शहर में। इतने में मेरी सहेली ने मुझे टोकते हुए कहा कि शिनशुन देखो, गाँव यानी एग्जाम तो कैंसिल हो गया है, अब तो हम कहीं घूमने जा सकते हैं। मैंने उसे गुस्से में कहा कि मेरे पीछे मत आओ, ये कोई ट्रिप नहीं है, मुझे अपने मम्मी पापा को बचाना है। पर वो भी जिद पर अड़ गई। कहने लगी कि हम बचपन से साथ बढ़े हैं, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे भी तो मम्मी पापा जैसे हैं। आखिरकार मुझे उसे साथ ले जाना ही पड़ा।
पर मैंने साफ कह दिया कि जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। हम संजियांग शहर पहुँच गए। वहाँ मिस लिन यानी ये एयर भी पहले से मौजूद थी। बाई खानदान के लोग भी वहाँ सक्रिय थे और दिन रात पुराने ग्रंथों को खंगाल रहे थे ताकि इस बदलती दुनिया के रहस्यों को समझ सके। मामला अब बहुत बड़ा होने वाला था और मौत का खेल शुरू हो चुका था। ये कोई मामूली भूकंप नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी तबाही की दस्तक थी। संजियांग शहर के नीचे दबी वो पुरानी विरासत ताइयुआन इमोर्टल मैंशन अब सतह पर आ रही थी। बाई खानदान के लोगों को ये सच पहले से पता था। उन्होंने खुलासा किया कि करीब 1 साल पहले उनकी खुदाई टीम को गलती से ये जगह मिली थी, लेकिन तब वो वहाँ की कोडिंग और नक्काशी को समझ नहीं पाए थे। ऊपर से वहाँ हर तरफ जानलेवा जाल बिछे थे, जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। पर अब दुनिया बदल चुकी थी। स्पिरिचुअल एनर्जी के बढ़ने से वो मैंशन दोबारा जाग उठा था। बाई परिवार ने बाकी 2 बड़े खानदानों लिन और ये परिवार के सामने एक ऑफर रखा। उन्होंने कहा कि इस मैंशन में ऐसी जादुई गोलियां और कल्टीवेशन की तकनीकें छिपी हैं जो किसी भी मामूली इंसान को रातों रात एक महान योद्धा बना सकती हैं। डील साफ थी, बाई परिवार जानकारी देगा और बाकी परिवार अपनी फौज देंगे। सबने हाथ मिला लिया, सबको अपनी ताकत बढ़ानी थी। लेकिन मेरा ध्यान इन सब बातों पर नहीं था। मुझे बस अपने मम्मी पापा की फिक्र थी। मैंने भागते हुए अंकल ली को ढूंढा और पूछा कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। अंकल ली ने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि डरो मत बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा सामने ब्लास्टिंग का काम देख रहे हैं। वो लोग एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैंने वहाँ का वीडियो फीड देखा, मेरे होश उड़ गए। वहाँ जो गहरा गड्ढा दिख रहा था वो ब्लास्ट से बनी गुफा नहीं थी, वो तो ताइयुआन मैंशन की पहली सील थी। मैंने तुरंत माइक झपट लिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मम्मी पापा वहाँ से अभी बाहर निकलो, 1 सेकंड भी वहाँ मत रुकना। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वहाँ एक बहुत पुराना और खूंखार राक्षस ब्लड फील्ड बीस्ट जाग रहा है। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। अगर 30 मिनट के अंदर वहाँ से सबको नहीं निकाला गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। पर वहाँ मौजूद अधिकारियों को लगा कि मैं बस एक बच्चा हूँ जो डर के मारे नाटक कर रहा है। अंकल जी और बाकी लोग मुझे चुप कराने लगे। वो कहने लगे कि ये हमारा मिशन है और हर 1 सेकंड कीमती है, हमें लोगों की जान बचानी है। मम्मी पापा की आवाज रेडियो पर आई। उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि बेटा हमें अपना काम करने दो, हम पर भरोसा रखो। कैप्टन को उन्होंने कहा कि हमारी बेटी लिनो का ख्याल रखना। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। कैप्टन ने लिनोंग से कहा कि तुम शिनशुन के साथ यहीं रुको, पर मुझे पता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। मैं चुपचाप वहाँ से निकल पड़ा। मुझे एक शॉर्टकट पता था। लिनोंग भी मेरे पीछे पीछे आ गई। तभी एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, धूल का गुबार उठा और लोग खुशी से चिल्लाने लगे कि देखो ब्लास्ट कामयाब रहा, राक्षस मर गए होंगे। हमें लगा कि हम बच गए, पर असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। वो धमाका तो सिर्फ उस शैतान के जागने का बहाना था। जैसे ही धूल छंटी, वहाँ से ऐसे खौफनाक राक्षस निकले जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये तो बस शुरुआत थी, असली नरक तो अब शुरू होने वाला था। वहाँ सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची थी। सिक्योरिटी वाले चिल्ला रहे थे कि ये जगह तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। तभी रेडियो पर मम्मी और पापा की आवाज आई, लेकिन वो कोई सामान्य बात नहीं थी। वो मुझसे आखिरी बार बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिनशुन, कॉफी टेबल की दराज में बैंक कार्ड रखा है और उसका पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। घर जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। वो रो रहे थे, कह रहे थे कि हमें माफ कर देना बेटा, इस बार हम तुम्हारा जन्मदिन साथ नहीं मना पाएंगे। पापा ने मेरी दोस्त से कहा कि लिनोंग, तुम एक अच्छी बच्ची हो, शिनशुन को यहाँ से ले जाओ, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया, लेकिन उसी पल एक और कड़वा सच सामने आया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम खुद को बचा सकें। मैं टूट सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे पास कमजोर होने का टाइम नहीं था। मैंने लिनोंग से कहा कि उठो, जो मैंने तुम्हें रास्ते में सिखाया था उसका इस्तेमाल करो और मेरे पेरेंट्स को वहाँ से बाहर निकालो। मैंने उसे मंत्र समझाया, धरती की नसें, ड्रैगन की शक्ति, 9 आसमानों का बल। ये सब सुनकर वो हैरान थी, पर उसने हिम्मत जुटाई। मैंने उससे कहा कि तुम इन्हें घर ले जाओ, मैं वापस आऊंगा। सामने वो खूंखार राक्षस थे। ये ब्लड डेमंस सामान्य म्यूटेटेड जानवरों से बिल्कुल अलग थे। ये आदिकाल के शैतान थे और इनके शरीर के अंदर डेमन कोर छिपा था। एक कल्टिवेटर के लिए ये डेमन कोर किसी खजाने से कम नहीं होता। जैसे ही मैंने एक राक्षस को ढेर करके
करके उसका कोर निकाला। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर मैं इन सबको सोख लूं, तो सिर्फ 7 दिनों के अंदर मैं गोल्डन कोर की स्टेज तक पहुंच सकता था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ताइवान इमोर्टल मैंशन की पहली सील टूट चुकी थी। कुछ लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहे। आखिर नाकाम होते भी क्यों नहीं, ये राक्षस पल भर में खुद को दोबारा ठीक कर लेते थे। गोलियों और बारूद का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। इतने में बाकी बड़े खानदानों के लोग भी वहाँ पहुँच गए। लिन और बाई परिवार के बीच बहस शुरू हो गई। लिन परिवार वाले कह रहे थे कि असली मेहनत हमने की है, इसलिए इन डेमन कोर्स पर हमारा हक है। वहीं बाई परिवार का कहना था कि इनाम तो काबिलियत के हिसाब से मिलना चाहिए। ये लोग वल्चर की तरह सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे थे। मैंने अपने साथी टियान को देखा जो डर रहा था। मैंने उसे वो तकनीक सिखाई जो मैंने सीखी थी, अर्थवेन बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट। ये तकनीक न केवल स्पिरिचुअल एनर्जी सोखती थी, बल्कि शरीर को भी फौलाद बना देती थी। टियान को जल्द ही अपनी ताकत बढ़ती हुई महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे उसके मुक्के पत्थर के हो गए हों। हम उस अंडरग्राउंड वॉल्ट यानी तहखाने के अंदर घुस गए। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। मुझे महसूस हो रहा था कि पहली लेयर अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और दूसरी लेयर एक्टिवेट होने वाली है। टियान अपनी नई ताकत पर इतरा रहा था। उसे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा योद्धा बन गया है। मैंने उसे चेतावनी दी कि ये तुम्हारी ताकत नहीं है। दूसरी सील के अंदर से कुछ बहुत भयानक बाहर निकलने वाला है। वहाँ कुछ पुरानी शक्तियाँ सोई हुई थीं, जो सील टूटने की वजह से जाग गई थीं। हमें वहाँ एक छोटा सा जीव दिखा जो दिखने में बड़ा प्यारा और मासूम लग रहा था। टियान उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल एक खौफनाक चीख गूंजी। वो कोई मासूम जीव नहीं, बल्कि एक मौत का जाल था। मेरे पास समझाने का वक्त नहीं था। चारों तरफ से इतनी जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। दूसरी सील भी टूट चुकी थी। मैंने सबको चिल्लाकर कहा कि जल्दी करो, इस एनर्जी को सोख लो, क्योंकि ताइवान इमोर्टल मैंशन की तीसरी और सबसे खतरनाक परीक्षा शुरू होने वाली थी। इससे पहले कि हम संभल पाते, सब कुछ धुंधला हो गया। जब आंख खुली तो हम किसी और ही जगह पर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या सीन था और हम यहाँ कैसे पहुँच गए। वो स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी जबरदस्त थी कि मैं उसे अभी पूरी तरह सोख भी नहीं पाया था कि सब कुछ बदल गया। बाकी लोग अपनी ताकत बढ़ने की बातें कर रहे थे। किसी ने कहा कि वो फॉल्स कोर यानी एक कच्चा कोर बनाने के बहुत करीब है, तो किसी को लगा कि बस थोड़ी सी कमी रह गई है। मैंने बाई काई की तरफ देखा। वो बाई खानदान का वारिस था, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने बड़ी सादगी से कहा कि उसे अपनी सीमाओं का पता है और उसमें कल्टीवेशन का कोई खास टैलेंट नहीं है। खैर, हमारे सामने ताइवान इमोर्टल मैंशन खड़ा था। सब लोग बेसब्री से उसके पूरी तरह खुलने का इंतजार कर रहे थे। एक अजीब सी आवाज गूंजी कि जब तक सभी लोग नहीं आ जाते तब तक इंतजार करना होगा। भीड़ में खुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि अभी भी कोई ऐसा है जो इस इमोर्टल पैलेस की पुकार को अनसुना कर रहा है। पैलेस की तरफ से साफ कह दिया गया था कि तीसरा ट्रायल शुरू हो चुका है और सबको तुरंत इसे स्वीकार करना होगा। वहाँ खड़े लोग चिढ़ रहे थे। उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ा वीआईपी है जो हम सबको यहाँ खड़ा करके इंतजार करवा रहा है। कोई कह रहा था कि जब वो आएगा तो मैं उसे मजा चखाऊंगा, तो कोई गुस्से में उसे सबक सिखाने की बात कर रहा था। बाई काई पहले भी यहाँ आ चुका था, पर उसने बताया कि तब स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं लौटी थी और यहाँ कदम कदम पर जानलेवा जाल बिछे थे, इसलिए वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। तभी मैं वहाँ पहुँचा। मुझे देखते ही ली एयर और बाकी लोगों की जान में जान आई। वो लोग खुशी से चिल्लाने लगे कि चेन शुआन भाई, तुम जिंदा हो। तुम्हें नहीं पता हमने तुम्हें ढूंढने के लिए कितने लोग लगा दिए थे। मैंने बस एक मुस्कुराहट के साथ उनका अभिवादन किया। तभी बाई काई मेरे पास आया। मुझे याद आया कि ये वही बाई काई है जिसने स्पिरिचुअल एनर्जी लौटने के बाद अपना खुद का एक बड़ा पंथ यानी सेक्ट बनाया था। इसके बाद बाकी 3 बड़े खानदानों का नामो निशान तक मिट गया था। मामला अब गंभीर होने वाला था। मैंशन का दरवाजा खुला और हम अंदर दाखिल हुए। वहाँ का नजारा देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। वहाँ सोने चांदी और पुरानी बेशकीमती चीजों का ढेर लगा था। लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। खजाना बिल्कुल हमारे सामने था। बाई काई और मैं बस चुपचाप ये सब देख रहे थे। ली एयर ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे इन सब चीजों का लालच नहीं है। मैंने बस मना कर दिया। अगले कमरे में हमें जादुई दवाइयाँ और अमृत यानी एलिक्सिर मिले। लोग पुरानी कहानियों की बातें करने लगे कि कैसे एक जादुई गोली खाकर इंसान अमर हो जाता है। सबको लगा कि वो कहानियाँ शायद सच थीं। वहाँ हर कोई उन दवाइयों को छूने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने सबको कड़क आवाज में चेतावनी दी कि अगर
अपनी जान प्यारी है तो यहाँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। वहाँ का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। लालच बुरी बला है, ये मैंने वहाँ साफ देखा। कुछ लोग वहाँ पड़े सोने चांदी को देखकर इतने पागल हो गए थे कि अपनी ही दुनिया में खो गए। कोई चिल्ला रहा था कि वो इस पैसे से 100 बड़े बाथरूम बनवाएगा, तो कोई अपनी अमीरी के सपने देख रहा था। पर तभी अचानक उनकी चीखें गूंजने लगी। जो लोग उन चीजों को हाथ लगा रहे थे वो बुरी तरह तड़पने लगे। मुझे समझ आ गया कि ताइवान इमोर्टल मैंशन की तीसरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। मैंने अपनी नजरों को बाईकाई पर टिकाया। मुझे शुरू से ही उस पर शक हो रहा था। मैंने उससे सीधे पूछ लिया कि तुम वाकई बाईकाई हो या मेरा वहम है। मेरी बात सुनकर वो और बाकी लोग थोड़े हैरान रह गए। ये एयर और लिनोंग समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ। पर मामला सीधा नहीं था। तभी वहाँ जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। वहाँ एक बहुत बड़ा खतरा सामने खड़ा था। वो एक जहरीला साया था जिसकी खाल इतनी मोटी थी कि उसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपना दाव चला। 14 प्रांतों की रोशनी, चारों तरफ उजाला फैल गया। मैंने देखा कि वो जहर कितना खतरनाक था। उसने मेरी रक्षा कवच को बस छुआ ही था और मेरी हालत खराब होने लगी थी। इसी बीच भाई झेंग वहाँ से भाग निकला। हम सब दंग रह गए कि उसने हमें धोखा क्यों दिया। पर मुझे अपनी पिछली जिंदगी की यादें काम आ रही थी। मुझे पता था कि ताइवान इमोर्टल मैंशन की असली विरासत यानी वो 108 दिव्य कलाएं उस जहरीले राक्षस के अंदर ही छिपी थीं। दुनिया को ये सच 10 साल बाद पता चलता, पर मुझे ये अभी मालूम था। उस राक्षस के अंदर से एक चमकता हुआ गोल्डन कोर निकला। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, एक पुरानी रूह मुझ पर हावी होने की कोशिश करने लगी। वो ताइवान इमोर्टल लॉर्ड की रूह थी। वो चिल्लाया कि तुम इस गोल्डन कोर के लायक नहीं हो। मैंने ठंडी आवाज में कहा कि तुम 1000 बार मर चुके हो, बस एक टुकड़ा बनकर इस कोर से चिपके हुए हो। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी वापस नहीं आती तो क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम कभी बाहर आ पाओगे? मैं अपनी पूरी ताकत से उस रूह का मुकाबला कर रहा था। वो हैरान था कि मेरी ताकत गोल्डन कोर लेवल की नहीं है, फिर भी मैं उसे टक्कर दे रहा था। वो मुझे किस्मत का मारा कह रहा था, पर मैंने साफ कर दिया कि मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा, ये आसमान नहीं। उन 108 दिव्य कलाओं को सोखना आसान नहीं था। उसमें सर्वोच्च अमर गुरुओं की 81 कलाएं, खजाना बनाने की कला और नियमों को बदलने की कला छिपी थी। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था, आर या पार की लड़ाई। अचानक हम एक बहुत ही डरावनी और अजीब जगह पर पहुंच गए। वहाँ का नजारा देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। लिनोंग डर के मारे कांप रही थी और वहाँ से भागने की जिद कर रही थी। मैंने उसे डांटकर चुप कराया क्योंकि सामने एक वेदी यानी ऑल्टर था और वहाँ बाईकाई खड़ा था। लेकिन वो बाईकाई नहीं लग रहा था। उसके चारों तरफ काली जादुई ताकत फैली हुई थी। लिनोंग को लगा कि शायद वो कल्टीवेशन कर रहा है, पर मुझे समझ आ गया था कि खेल कुछ और ही है। बाईकाई इंसान तो था, पर अब वो बाईकाई नहीं रहा। हमारे सामने जो खड़ा था वो एक वाइपर था, एक ऐसा साया जिसने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। क्या वो कोई डेमन था? ये सोचकर ही मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, ये वाकई एक शैतान है। मुझे याद आया जो ओल्ड चेन ने मुझे दूसरे ट्रायल के दौरान बताया था। इमोर्टल लॉर्ड ताइवान ने जब इस मैंशन पर कब्जा किया था, तब यहाँ पहले से ही बहुत सारे शैतान मौजूद थे। मरने से पहले लॉर्ड ने उन सबको यहीं सील कर दिया था और वो सब बरसों से सो रहे थे। लेकिन अब जैसे ही दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आई, ये सब जाग गए हैं। और इनका सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये किसी जिंदा इंसान के शरीर पर कब्जा कर ले तो इनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ जाती है। मैंने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है। मैंने चिल्लाकर सबसे कहा कि तुम लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, मैं इसे यहाँ रोक कर रखता हूँ। लेकिन वो शैतान जो अब बाईकाई के शरीर में था, बड़े भयानक अंदाज में हंसा। उसने साफ कह दिया कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। वो शैतान पागल हो चुका था। वो हमें कच्चा चबा जाने की धमकी दे रहा था। मुझे लगा कि शायद अब हम सब मारे जाएंगे। उसने हम तीनों में से उसे चुनना शुरू किया जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी, क्योंकि उसे सोखकर वो अपना लेवल बढ़ाना चाहता था। लिनोंग डर के मारे पागलों की तरह चिल्ला रही थी। मुझे झल्लाहट हुई। मैंने उसे डांटकर चुप कराया क्योंकि उसका शोर मेरा ध्यान भटका रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कोई तरीका सोचा है? वो रोते हुए बोली कि उसे लड़ना नहीं आता। मैंने उसे झाड़ते हुए कहा कि रोना बंद करो, मैं रोने वाले बच्चों से बात नहीं करता। वक्त निकलता जा रहा था। मैंने फौरन एक तरकीब सोची। मैंने उससे कहा कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और इस वेदी यानी ऑल्टर को तोड़ दो। उसने घबराकर पूछा कि वो हथियार कहाँ से लाएगी। मैंने वहीं जमीन से एक ईंट उखाड़ी, उसे जल्दी से साफ किया और उसे थमा दी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मैंने उससे कहा कि मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं एक अनुशासित योद्धा हूँ और मैं अपना रास्ता खुद बना सकता हूँ। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं वहाँ फैला हरा धुआं साफ
साफ करूंगा और हम मिलकर इस सील को तोड़ेंगे। मैंने बस उससे एक ही चीज मांगी कि लड़ाई शुरू होते ही वो मेरा साथ दे। लड़ाई शुरू हुई और माहौल खौफनाक हो गया। वो शैतान मुझ पर टूट पड़ा। तभी अचानक वहाँ एक जबरदस्त जादुई ताकत का एहसास हुआ। ये थंडर ब्लेड, ये वो प्राचीन जादू था जो बरसों पहले खो चुका था। मैं दंग रह गया कि ये जादू यहाँ कैसे मुमकिन है। तभी वहाँ एक लड़की सामने आई जिसके हाथों में बिजली कड़क रही थी। उसका अंदाज किसी न्याय करने वाली देवी जैसा था। उसने एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम 3 गुनाहों के मुजरिम हो, आलस, बुज़दिली और घमंड, और इन गुनाहों के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। वो उसे मारने ही वाली थी कि उस शख्स ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमारे परिवार पुराने साथी हैं, हम साथ पले बढ़े हैं, मैंने सिर्फ तुम्हें रोका नहीं था, इसके लिए मुझे जान से मत मारो। मैंने दखल देते हुए कहा कि रुको, चूंकि इसने किसी की जान नहीं ली है तो ये मौत के लायक नहीं है। मैंने उसे शांत किया और बताया कि वो शख्स बस पूरी तरह थक चुका है, थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। आखिरकार चैन जिंदगी सामने आ गई थी। मैंने चैन की सांस ली। मुझे पहाड़ों में बहुत पहले ही उसके होने का एहसास हो गया था। मैंने उसे गौर से देखा और कहा कि तुम दरअसल बिजली की रूह का एक छोटा सा हिस्सा हो जो इस दुनिया से बंधा हुआ है, और किस्मत से तुम लिन जिन के साथ जुड़ गई हो। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। उस शैतान को लग रहा था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने सिर्फ उसे बदला है। वो बड़ी अकड़ में बोला कि इस दुनिया की किस्मत अब उसके हाथ में है और ये मेरा इलाका नहीं है। उसने तो सीधे सीधे मुझे मौत की धमकी दे दी। उसकी काली ताकत एक न रुकने वाले तूफान की तरह मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो चिल्लाया कि बिजली के भाले से सच की रक्षा करो। उसे लग रहा था कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो मुझे ताना मारते हुए बोला कि मूर्ख, बिना कल्टीवेशन के तुम कुएं के उस मेंढक की तरह हो जो ऊपर से बस चांद को देख सकता है पर उसे कभी छू नहीं सकता। उसके लिए मैं बस एक मामूली इंसान था। उसकी हिम्मत तो देखो, वो खुद को एक दिव्य प्राणी समझकर मुझे चुनौती दे रहा था, पर मैंने उसे दिखा दिया कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी में था। मैंने अपनी जादुई ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि उसकी बोलती बंद हो गई। उसने हकलाते हुए पूछा कि क्या ये मुमकिन है? तुम सिर्फ गोल्डन कोर लेवल पर होकर ऐसी दिव्य शक्ति कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? सच तो ये था कि उस नाजुक वक्त पर मैंने अपनी वुडेन फ्लाइंग रिंग का पहला फॉर्म अनलॉक कर लिया था। अब ये हमला और बचाव दोनों में बेजोड़ थी। इतना ही नहीं, इसने ताइवान इमोर्टल लॉर्ड की कोर से निकली स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह सोख लिया था, जिससे मेरी लड़ने की ताकत अपनी रैंक से कहीं ऊपर पहुंच गई थी। अब वो रिंग कोई मामूली चीज नहीं रही थी। मैंने उसे एक मौका दिया था, पर जब उसे बात समझ नहीं आई तो फिर मेरा गुस्सा फूटना लाजमी था। मैंने साफ कह दिया कि अब जो मैं कहूँगा वही कानून होगा। मेरी ताकत के सामने वो खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगा। वो समझ ही नहीं पाया कि ये सब इतनी तेजी से कैसे बदल गया। तभी चैन जिंदगी, जो अब होश में आ चुकी थी, उसने अपना राज खोला। उसने बताया कि वो वाकई आसमान से गिरी है और वो शून्य से जन्मी एक लाइटनिंग स्पिरिट यानी बिजली की रूह है। जब वो बेहोश थी तब उस शैतान ने उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। मैंने उसे समझाया कि घबराने की बात नहीं है। अभी उस शैतान की ताकत उसके असली रूप की 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। वो अभी सिर्फ कोर फॉर्मेशन लेवल पर है। अगर हमारा कल्टीवेशन उससे आगे निकल गया तो हम उसे दबा सकते हैं और उसकी बिजली वाली ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मामला सुलझने लगा तो ओल्ड चेन ने मुझसे विरासत यानी इनहेरिटेंस के बारे में पूछा। मैंने साफ कह दिया कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। ये पुरानी विरासत मेरे किसी काम की नहीं। मुझे आज भी अपनी मुक्कों वाली ताकत ही पसंद है। मांस पर जब मुक्का पड़ता है तो उसका मजा ही कुछ और है। हालांकि बिजली पर कब्जा करना सुनने में कूल लगता है, पर मेरा इरादा ये सब हड़पने का कभी था ही नहीं। लेकिन हाँ, ये ताकत हमारे जैसे लोगों के पास ही रहनी चाहिए। अगर ये गलत हाथों में पड़ गई तो तबाही मच जाएगी। वही लिनोंग का हाल तो अलग ही था। वो हमें ऐसे देख रही थी जैसे हम कोई अजूबे हों। उसने साफ कह दिया कि उसे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। उसे तो बस घर जाना है और अपने अमीर बाप के पैसों पर ऐश करनी है। दुनिया के लिए भी चीजें बदल रही थीं। संजियांग शहर में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान मिला था जो हजारों साल पुराना था। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इससे हमारा इतिहास दोबारा लिखा जा सकता है। असल में ये खबर हमारे ही जरिए बाहर निकली थी। किसी ने हमारे खानदान को डराने और रिश्वत देने की कोशिश की थी ताकि वो वहाँ जो कुछ भी मिला है उसे हड़प सके। मेरे पिता गुस्से में आ गए और उन्होंने पूरी लोकेशन ही पब्लिक कर दी। बाई खानदान की हिम्मत तो देखो, वो हमारे और ये परिवार के बिजनेस पर दबाव डाल रहे थे। उन्हें लगा कि वो हमें दबा लेंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो खुद मुसीबत में फंसने वाले हैं। उन्हें बाई काई के बारे में पता चल गया था और अपना वारिस खोने के बाद अब वो हमसे बदला लेना चाहते थे। तभी वहाँ मौजूद एक शख्स ने मुझसे कहा कि उसने सुना है मेरी कोई कमाई नहीं है, इसलिए वो मुझे एक खास तोहफा देना चाहता था।
था। मामला अब कल्टीवेशन से निकलकर खानदानी दुश्मनी तक पहुंच चुका था। सच बताऊं तो मुझे अब इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इस नए युग में पैसे और दौलत की अहमियत बस एक बोझ जैसी है। मैंने साफ कह दिया कि अब हमारा पूरा ध्यान अपनी ताकत को दोगुना करने पर होना चाहिए। आखिर हमें उन लोगों का सामना करना है जो अब अपनी शक्तियों के साथ जाग रहे हैं। दूसरी तरफ बाई खानदान में एक अलग ही तमाशा चल रहा था। वो लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे कि उनके यंग मास्टर का शरीर वापस मिल गया है। उन्हें लग रहा था कि कोई चमत्कार हो गया है और उनका वो घमंडी मालिक सच में वापस आ गया है। उनका वफादार नौकर चीख चीख कर कह रहा था कि ये उनका भगवान है। उसका वो नौकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और बता रहा था कि उसने मेरे हुक्म के बिना ही लिन ऑर्ली खानदान के बिजनेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। उसने बड़ी चालाकी से ऐसा माहौल बना दिया था जैसे ये सिर्फ एक बदला लेने का नाटक हो। वो शैतानी ताकत जो उस शरीर में थी वो खुद को भगवान समझ रही थी। उसने अपने ही वफादार नौकर से कहा कि वो एक भगवान है और वो जो चाहे कर सकता है। बेचारा नौकर डर के मारे कांप रहा था। उस शैतान ने साफ कर दिया कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब नहीं है, उसे तो दूसरा सीक्रेट रेलम यानी वो रहस्यमय इलाका चाहिए। लिन परिवार, ये परिवार और मुझ पर हमला तो सिर्फ एक शुरुआत थी। वो मेरे लिए कोई बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा था। पर इन सबसे बेखबर जब मैं अपने घर पहुंचा तो वहाँ एक अलग ही लेवल का ड्रामा मेरा इंतजार कर रहा था। मम्मी और पापा मुझे देखकर बुरी तरह डरे हुए थे। पापा चिल्ला रहे थे कि मैं कोई राक्षस हूँ और मुझे उनके बेटे को छोड़ देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मम्मी रोते हुए कह रही थी कि अगर मुझे किसी का शरीर चाहिए तो वो अपना शरीर देने को तैयार हैं, बस उनके बेटे को बख्श दूं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता पापा मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। मम्मी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने इंटरनेट से ऑनलाइन कोई जादुई चीज मंगवाई थी जिससे भूत भगाते हैं। वो उसे मुझ पर फेंकने लगी और चिल्लाने लगी कि ये चीज बेकार नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं। उनकी ये हालत देखकर मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने कहा, मम्मी पापा आप दोनों ये क्या कर रहे हो? मैं आपका बेटा ही हूँ। पर उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। पापा कहने लगे, नहीं तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा था, वो तो एक चींटी तक को नहीं मारता था और तुम तो तलवारें चला रहे हो और राक्षसों को मार रहे हो। तब मुझे समझ आया कि असली दिक्कत क्या है। मैंने उन्हें पास बिठाया और शांति से समझाया कि मम्मी पापा अब वक्त बदल चुका है। अब हमारा बेटा कल्टीवेशन कर रहा है और वो आपकी हिफाजत कर सकता है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? मैंने उन्हें अपनी फ्लाइंग सोर्ड यानी वो उड़ने वाली तलवार दिखाई ताकि उन्हें यकीन हो सके कि ये सब सच है। मैंने उन्हें साफ साफ बताया कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे ही ये स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह वापस आएगी, ये स्टॉक मार्केट और बैंक के पैसे सब धराशायी हो जाएंगे। हमें अभी से तैयारी करनी होगी। पापा थोड़े भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि ये मेरा दौर है और वो दोनों बेकार में मेरी राह का रोड़ा बन रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर उन्होंने पहले मेरी बात मान ली होती तो शायद मुझे अपनी ट्रेनिंग छोड़कर उनके पास बार बार नहीं आना पड़ता। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा कि इसमें किसी की गलती नहीं है। मैंने बस उन्हें ये सब बताने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पिछली जिंदगी में मेरे माता पिता ने बहुत देर से कल्टीवेशन शुरू किया था जिसकी वजह से उनकी ताकत कभी बढ़ नहीं पाई और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर मुझे निशाना बनाया था। पर इस बार मैं सब बदलने वाला था। मैंने उसी वक्त उन्हें वो खास तकनीक सिखानी शुरू कर दी जिससे वो अपनी उम्र और ताकत बढ़ा सके। अगर उन्होंने दिल लगाकर मेहनत की तो वो कई 100 सालों तक जिंदा रह सकते थे। अब मुझे बस एक ही बात की चिंता थी कि बाई खानदान की तरफ से वो सरप्राइज आखिर क्या होने वाला है। चलो आखिर मेरी प्लानिंग काम आई और अब मम्मी पापा पूरी तरह सुरक्षित हैं। जैसे ही मैंने चैन की सांस ली तभी मेरे पास एक कॉल आया। फोन पर मेरा पुराना क्लासमेट था जो चिल्लाकर कह रहा था, अरे चेन, आज रात हमारी क्लास रियूनियन है, तुझे हर हाल में आना होगा भाई, कोई बहाना नहीं चलेगा। रियूनियन? सच बताऊं तो इस वक्त मेरा मन इन चीजों में बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मम्मी पापा तो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस में बिजी हैं, तो क्यों न मैं ही बाहर जाकर डिनर कर आऊं। वैसे भी एक दिन ऐसा आएगा जब हर कोई कल्टीवेशन कर रहा होगा, तब ये छोटी छोटी खुशियाँ और दोस्तों के साथ बाहर जाना बहुत अजीब और दुर्लभ हो जाएगा। मेरे लिए अब पैसा और ये शोहरत महज धुएं के समान थी, लेकिन फिर भी मैंने जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनते ही मेरा माथा ठनका। वो झांग शाओफेई था। मुझे देखते ही उसने जहर उगलना शुरू कर दिया। अरे देखो तो ये कौन आया है? चेन शुआन, मुझे तो लगा था कि तू एग्जाम से बचने के लिए बीमारी का नाटक कर रहा है। तू तो भगोड़ा निकला।
एक नंबर का डरपोक, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। वो यहीं नहीं रुका, वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बड़ी हैकड़ी दिखाने लगा। उसने कहा, चेन शुआ, तुझे शायद पता नहीं है, पर जब से तू बीमारी का बहाना बनाकर घर में छुपा है, तब से दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। तभी उसने एक और खुलासा किया कि वो लोग पिछले दिनों कुइजू पहाड़ी पर गए थे, जहाँ गलती से उनका सामना स्पिरिचुअल एनर्जी से हो गया। उस ताकत ने उन सबको बदल दिया था। मुझे तभी लगा कि बिना मेहनत के मिली ताकत लोगों को कितना पागल बना देती है। वो लोग अब खुद को जाने क्या समझने लगे थे। झांग शाओफेई ने मुझे धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी कि मैं अपनी औकात में रहूं और रियूनियन के दौरान किसी के भी सामने न आऊं, वरना अंजाम बुरा होगा। उसने बड़े घमंड से कहा कि मैं बस एक बीमार और कमजोर लड़का हूं जिसे दुनिया की खबर नहीं है। उसने मुझसे पूछा, क्या तुझे पता भी है कि कल्टीवेटर किसे कहते हैं? वो लोग जो उड़ती हुई तलवारों पर सवारी करते हैं। उसने अपनी छाती चौड़ी करते हुए बताया कि वो खुद कल्टीवेटर नहीं है, लेकिन उसका दोस्त और हमारी क्लास का मॉनिटर सुन देफेंग अब लिंग खानदान में शामिल हो गया है। वो एक प्रोबेशनरी कल्टीवेटर बन चुका है। उसने बड़े गर्व से कहा कि सुन देफेंग 1 साल के अंदर फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच जाएगा और एक बेमिसाल ताकतवर इंसान बन जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरा मन हुआ कि वहीं जोर से हंस दूं। फाउंडेशन स्टेज, और वो भी बेमिसाल ताकतवर। अगर वो लोग फाउंडेशन स्टेज वाले को इतना बड़ा भगवान मान रहे हैं, तो मेरी गोल्डन कोर कल्टीवेशन के सामने तो उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर लिंग परिवार ने अपनी मार्केटिंग किस तरह की है कि लोग छोटी सी ताकत को इतना बड़ा समझ रहे हैं। तभी मुझे पुरानी बातें याद आने लगी। पिछली जिंदगी में सुन देफेंग के साथ मेरा काफी पंगा हुआ था। बात एक लड़की चांग शाओफेई की थी, जिसे सुन देफेंग परेशान करता था और मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उस वक्त के झगड़े आज भी मेरे जहन में ताजा थे। खैर, हम सब रियूनियन वाली जगह पहुंच गए। झांग शाओफेई सबको बता रहा था कि आज हमें शहर के सबसे आलीशान बॉक्स नंबर 888 में बैठने का मौका मिला है और ये सब सिर्फ सुन देफेंग की वजह से मुमकिन हुआ है। सब लोग सुन देफेंग की चापलूसी करने में लगे थे, क्योंकि वो अब नेंग ग्रुप का हिस्सा बन चुका था, जो शहर के 4 सबसे बड़े स्तंभों में से एक है। मुझे बस ये देखना था कि ये नाटक अब और कितनी दूर तक जाता है। सब लोग सुन देफेंग के चारों तरफ ऐसे चिपके हुए थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। मुझे ये सब देखकर हंसी आ रही थी। भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था कि सुन देफेंग अब लिंग ग्रुप में काम करने लगा है, तो कोई पूछ रहा था कि क्या अब वो सच में तलवार पर उड़ना सीख जाएगा। सुन देफेंग ने बड़े घमंडी अंदाज में मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और बोला, अरे शांत हो जाओ दोस्तों, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ जो मुश्किल वक्त में पीठ दिखाकर भाग जाए। तुम सबको जब भी मेरी जरूरत पड़े बस मुझे याद कर लेना। उसने भागने वाली बात जिस तरह कही, वो सीधा सीधा मुझ पर एक तंज था। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो धीरे से मेरे पास आया और बड़े अजीब लहजे में बोला, चेन शुआन, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। तुम्हें शायद पता नहीं है, पर तुम्हारी गैर मौजूदगी में झांग शाओफेई अब मेरे साथ है। उसने बड़े गर्व से कहा कि उसे पता चला है कि मुझे झांग शाओफेई पसंद थी, पर अब क्या फायदा। उसकी नजर में ताकत ही सब कुछ थी। उसने मुझे नीचा दिखाते हुए कहा कि वो अब फाउंडेशन स्टेज तक पहुंचने वाला है और मेरी और उसकी ताकत के बीच जमीन आसमान का फर्क है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तभी कमरे में होटल का एक वेटर आया। उसने बड़े अदब से कहा, मिस्टर सुन, माफी चाहता हूँ पर एक इमरजेंसी है। अभी अभी एक बहुत ही खास वीआईपी मेहमान आए हैं, तो क्या आप लोग ये रूम खाली कर सकते हैं? हम इसके बदले आपको हर जाना भी देंगे। सुन देफेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, हम यहाँ से क्यों जाए? क्या तुमने सुना नहीं कि मैं लिन ग्रुप के साथ हूँ? जाकर अपने उस वीआईपी से कह दो कि सुन देफेंग यहाँ बैठा है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। रूम खाली करने का तो सपना भी मत देखना। पर मुझे पता था कि जिस वीआईपी का नाम वेटर ले रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लिनोंग थी। उसी पल मेरा ध्यान लिनोंग की तरफ गया। मुझे याद आया कि कैसे वो उस विरासत यानी इनहेरिटेंस को संभालने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो मुझसे अक्सर शिकायत करती थी कि जब भी वो अपनी आंखें खोलती है, उसके मास्टर उससे पूछते हैं कि वो कौन से स्टेज पर पहुंची है। वो बेचारी परेशान हो गई थी। मैंने उसे समझाया था कि वो उस विरासत की अहमियत समझे। मैंने उसे पाने के लिए कितनी मेहनत की थी और फिर उसे लिनोंग को सौंप दिया था। लिन किंग ने भी उसे बताया था कि अगर मैं चाहता तो वो ताकत खुद रख सकता था, पर मैंने अपनी मर्जी से वो आसान रास्ता छोड़ दिया और उसे लिनोंग को दे दिया ताकि वो आगे बढ़ सके। उस वक्त लिनोंग की आंखों में मेरे लिए एक अलग ही इज्जत थी। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने
मैंने उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। खैर वापस रियूनियन में वेटर डरते हुए उस दूसरे कमरे में गया जहाँ वीआईपी मेहमान रुके थे। उसने वहाँ जाकर बताया, मिस्टर ली, रूम नंबर 888 वाले लोग बाहर जाने को तैयार नहीं हैं। मैंने आपका नाम भी लिया पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहे हैं कि वो लिन ग्रुप से हैं और मिस्टर ली के नाम से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। ये सुनकर वहाँ मौजूद मिस्टर ली का पारा चढ़ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उनके नाम की इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है। उन्होंने गुस्से में कहा, लिन ग्रुप का आदमी, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा अपमान करे। मामला अब बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला था और मुझे पता था कि सुन डेफेन का ये घमंड अब उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। लिन किंग की बातें सुनकर मुझे समझ आया कि वो इस वक्त कितनी गंभीर है। जब उसे पता चला कि बदतमीजी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी कंपनी का ही एक कर्मचारी है, तो उसने साफ कह दिया कि वो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उसे डर था कि अगर आज हम पीछे हट गए तो कल हर कोई हमारी ताकत को परखने की कोशिश करेगा। उसने लिनोंग से साफ कहा कि अब ये मामला सिर्फ एक कमरे का नहीं रह गया है, अब हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा। उसने लिनोंग को ली खानदान की कमान संभालने के लिए तैयार रहने को कहा ताकि हम अपने लोगों की हिफाजत कर सकें। मुझे लगा कि इस नई दुनिया में लिन किंग का ये अंदाज एकदम सही है। यहाँ अगर आप कमजोर पड़े तो लोग आपको कुचल देंगे। उधर रियूनियन वाले कमरे में सुन डेफिन की बकवास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सबको ऐसे सपने दिखा रहा था जैसे लिन ग्रुप उसके इशारों पर चलता हो। वो शेखी बघारते हुए बोला, अरे दोस्तों, फिक्र मत करो, लिन ग्रुप में मेरी बहुत इज्जत है। मैं बस एक शब्द बोलूंगा और तुम सबको वहाँ नौकरी मिल जाएगी। उसकी ये चापलूसी और झूठा घमंड देखकर मेरा मन कर रहा था कि बस एक थप्पड़ लगाऊं और उसका सारा नशा उतार दूं। वो खुद को जाने क्या समझ रहा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और तमाशा शुरू हो गया। सुन डेफिन का खास चमचा ताओ यांग रोता हुआ अंदर आया। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि किसी ने उसे कायदे से पीटा है। ताओ यांग रोते हुए चिल्लाया, यंग मास्टर सुन, देखिए मेरे साथ क्या हुआ। दो आदमी जबरदस्ती कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें आपका नाम बताया पर उन्होंने कहा कि वो किसी सुन डेफिंग को नहीं जानते और फिर उन्होंने मुझे बुरी तरह मार दिया। ये सुनकर सुन डेफिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि उसकी इज्जत पर बात आ गई है। वो अपनी क्लास के सामने हीरो बनने का मौका कैसे छोड़ सकता था। उसने दहाड़ते हुए कहा, सब लोग शांत रहो। जिसने भी ताओ यान पर हाथ उठाया है उसे आज मुझसे माफी मांगनी होगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुझे अच्छी तरह आता है। तभी वो दो लोग कमरे के अंदर आ गए। सुन डेफिन उनकी तरफ मुड़ा और बड़े घमंड से बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को छूने की? ये कमरा हमने पहले ही बुक कर लिया था। तुम लोग बिना पूछे अंदर आए और ऊपर से बदतमीजी की। अब अगर अपनी खैर चाहते हो तो अभी के अभी घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो। मुझे देखकर हंसी आ रही थी। सुन डेफिन को अंदाजा भी नहीं था कि वो किन लोगों से पंगा ले रहा है। वो जिन्हें मामूली आदमी समझ रहा था वो शायद उसी वीआईपी के लोग थे जिसे वो थोड़ी देर पहले चुनौती दे रहा था। सुन डेफिन का घमंड 7वें आसमान पर था। वो अभी भी अपनी उसी बात पर अड़ा था कि वो लिन ग्रुप का आदमी है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने उन दोनों अनजान लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें उसके बॉस को जवाब देना होगा और उनका करियर खत्म समझो। लेकिन उन आदमियों पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारा बॉस? सुन डेफिन का चमचा तुरंत बीच में कूद पड़ा और चिल्लाया, हाँ, हमारे भाई सीधे मिस लिन को रिपोर्ट करते हैं। लिन ग्रुप के बारे में सुना तो होगा। तुम दोनों की शामत आने वाली है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता उनमें से एक आदमी की रफ्तार अचानक इतनी बढ़ गई कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने पलक झपकते ही ताओ यांग पर हमला किया और उसे एक ही बार में बेहोश कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि ये आदमी आखिर है कौन जिसे सुन डेफिंग का कोई खौफ नहीं। मैंने जब गौर से देखा तो मुझे सारा माजरा समझ आ गया। ये रफ्तार कोई मामूली नहीं थी। ये स्पिरिट ट्रैवल टैलिस्मैन का कमाल था। मुझे याद आया ताइवान इमोर्टल मैंशन के कमरों में हमें ऐसे कई ताबीज मिले थे। उस वक्त मुझे लगा था कि ये किसी काम के नहीं है, इसलिए मैंने लिन किंग और लिनोंग को इन्हें ठिकाने लगाने के लिए दे दिया था। पर अब समझ आया कि उन्होंने इनका कितना सही इस्तेमाल किया है। ताओ यांग की हालत देखकर सुन डेफिंग अब डरने के बजाय पागल हो गया था। वो चिल्लाने लगा कि उसकी क्लासमेट के सामने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। वो बोला, भले ही मिस लिन यहाँ नहीं है लेकिन मैं खुद ही रिफाइनिंग लेवल पर हूँ। मेरी ताकत तुम्हें धूल चटाने के लिए काफी है। अब भी वक्त है, घुटनों पर बैठो और माफी मांगो वरना अंजाम बुरा होगा। सुन डेफिन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मुक्का चलाया लेकिन सामने खड़े उस आदमी ने बड़ी आसानी से उसे हवा में ही पकड़ लिया। साला सुन डेफिन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि जिससे वो लड़ रहा है वो एक
फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर है। सुन डेफिन उसके सामने एक बच्चे जैसा लग रहा था। वो आदमी अब सच में उसे जान से मारने के मूड में था। मामला बिगड़ता देख मुझे बीच में आना ही पड़ा। मैंने आगे बढ़कर उस आदमी का हाथ रोक लिया। उस वक्त उस आदमी की ऑरा इतनी भारी और खौफनाक थी कि कमरे में मौजूद बाकी लोगों को लग रहा था जैसे वो किसी विशाल पहाड़ के सामने खड़ी नन्ही चींटियां हो। उस आदमी ने गुस्से में मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैंने बहुत ही शांत लहजे में उससे कहा, देखो दोस्त, ये सिर्फ एक कमरे की बात है। इसके लिए किसी की जान लेना या इतना बवाल करना ठीक नहीं है। तुम चाहो तो अपनी मालकिन लिनोंग को बता सकते हो कि चेन शुआन ने तुम्हें रोका था। वो समझ जाएगी। जैसे ही मैंने अपना नाम लिया, उस आदमी के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। उसकी आंखों में गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह गहरी इज्जत ने ले ली। वो हकलाते हुए बोला, क्या आप वही मिस्टर चेन शुआन हैं जिनकी चर्चा आजकल हर तरफ हो रही है? उसे अचानक ऐसे बदलते देख सब हैरान थे। उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। उसने अपने साथी को इशारा किया और वो दोनों इज्जत के साथ कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन सुन डेफिन, वो तो जैसे होश ही खो बैठा था। वो जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन फिर भी सर उगलना बंद नहीं किया। उसने चिल्लाकर कहा, चेन शुआन, तू होता कौन है मुझे बचाने वाला? और ये दोनों, ये जरूर तेरे खरीदे हुए एक्टर होंगे, तभी इन्होंने सिर्फ मुझे और ताओ यांग को मारा और बाकी किसी को छुआ तक नहीं। तू जलता है मुझसे क्योंकि झांग शाओफेई मेरे साथ है। उसकी बेवकूफी की कोई हद नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा कि उसने अपने चाचा को फोन कर दिया है जो मिस लिन के साथ कुइजो पहाड़ी पर मौजूद हैं और अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे बस उस पर तरस आ रहा था। उसे पता ही नहीं था कि जिस मिस लिन का वो नाम ले रहा है वो खुद मेरा कितना सम्मान करती है। सुन डेफिन की बकवास अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उसके चाचा कमरे में दाखिल हुए, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो चिल्लाकर बोला, चाचा, शुक्र है आप आ गए। देखिए इस चेन शुआन ने मेरी क्या हालत कर दी है। ये मुझसे जलता है क्योंकि झांग शाओफेई अब मेरे साथ है, इसीलिए इसने गुंडे बुलाकर मुझ पर और ताओ यान पर हमला करवाया। मेरे सारे दोस्त गवाह हैं। सुन डेफिन के चाचा, जिन्हें सब अंकल तो कह रहे थे, बड़े गुस्से में मेरी तरफ मुड़े। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे भतीजे पर हाथ उठाए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनके पैर जैसे जमीन में जम गए। उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और माथे पर पसीना आ गया। उन्हें शायद यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने कौन खड़ा है। उन्होंने हकलाते हुए कहा, अरे ये तो मिस्टर चेन शुआन है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सुन डेफिन अभी भी नासमझी में चिल्ला रहा था, चाचा बस इसे खत्म कर दो, इसे अपनी औकात पता चलनी चाहिए। अंकल तूने आप देखा न था? घूमकर एक जोरदार थप्पड़ सुन डेफिन के गाल पर जड़ दिया। पूरा कमरा सन्न रह गया। सुन डेफिन अपनी सूजी हुई शक्ल लेकर जमीन पर गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, चाचा आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने तो आपको बदला लेने के लिए बुलाया था। उसके चाचा चिल्लाए, चुप कर बेवकूफ, तुझे अंदाजा भी है तू किससे पंगा ले रहा है? ये मिस लिन किंग के सबसे खास दोस्त हैं और मिस्टर लिनोंग के दाएं हाथ हैं। अगर तू मेरा भतीजा नहीं होता तो मैं आज तेरा गला दबा देता। अंकल तो तुरंत मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी। वो बोले, मिस्टर चेन, इस बेवकूफ लड़के को माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि ये आपकी बात कर रहा है। मैंने इसे यही सजा दे दी है। उम्मीद है अब आप इस बात को यही खत्म कर देंगे और बॉस से मेरी शिकायत नहीं करेंगे। मुझे इस ड्रामे में और नहीं रुकना था। मैंने बस एक नजर सुन डेफिंग पर डाली, जिसकी सिट्टी पिट्टी अब पूरी तरह गुम हो चुकी थी। झांग शाओफेई भी अब बुरी तरह डरी हुई थी। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, झांग शाओफेई मेरे पीछे आई। उसने घबराकर कहा, चेन शुआन रुको, मेरी बात सुनो। सुन डेफिन के साथ मेरा जो भी चक्कर है वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सच बताओ तो मुझे अब उसकी बातों में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा कि हमारे बीच अब बात करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। तभी बाहर एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। लिन किंग और लिनोंग खुद मुझे लेने आए थे। गाड़ी में बैठते ही लिन किंग ने मुझे एक फोटो दिखाई। ये फोटो रेगिस्तान की थी जहाँ कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। फोटो देखते ही मेरे होश उड़ गए। उन लोगों को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि बाइक आई था। लिनोंग हैरान होकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? चेन शुआन, आपने तो उसे एक ही बार में ढेर कर दिया था ना। तब मुझे समझ आया कि असली खेल क्या था। मैंने लिन किंग से पूछा कि ये फोटो उसे किसने दी। उसने बताया कि ये वही आदमी है जिसने हमें उस इमोर्टल मैंशन के बारे में टिप दी थी। मामला अब पूरी तरह साफ था। बाइक आई ने अपनी मौत का सिर्फ नाटक किया था। उसने जानबूझकर उस शैतानी ताकत को अपने शरीर पर कब्जा करने दिया ताकि वो सबकी नजरों में मर सके। उसकी असली योजना तो ताइवान इमोर्टल मैंशन
स्टेशन से वाटर सी और लाइफ टोकन चुराना था और वो इसमें कामयाब हो गया। हम अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हमने देखा कि कुछ लोग जमीन पर तड़प रहे थे, उनके शरीर से आग जैसे कीड़े निकल रहे थे। लिन किंग चिल्लाई, नहीं, ये तो फ्लेम डेमन वॉर्म है। ये वही खतरनाक कीड़े थे जो इंसान के शरीर को अंदर से जलाकर राख कर देते हैं। बाई काई का दिया हुआ वो गिफ्ट अब शहर में तबाही मचाने के लिए तैयार था।